नमस्कार। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो भी इच्छाएं हों, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी 2026 में पूरी हों। और इसी के साथ अब हम भी अब नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद ज़रूर ये रहेगी कि नए साल में भी आप हमारा साथ दें, सहयोग दें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करके। तो चलिए अब बात करते हैं आज देश की सबसे बड़ी समस्या की। और इस समय देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है घुसपैठियों की। और इस समय घुसपैठियों पर सियासत खूब हो रही है। एक पक्ष है ऐसा जो मानवता की दुहाई देता रहता है, तो दूसरी तरफ सरकार रियायत देने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अमित शाह ने सीधा संदेश दे दिया है कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी तो घुसपैठियों की खैर नहीं। घुसपैठियों पर सियासत तो होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और भी ज़्यादा पेचीदा है। हम और आप अक्सर खबरों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए उन लोगों की जो इनके साथ 24 घंटे बिताते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ अपना दिन गुजारते हैं और अपने ही इलाके में इनका शिकार भी हो जाते हैं। जान माल, बहन बेटियां, सब की सुरक्षा दांव पर लगी होती है। हज़ारों किलोमीटर की लंबी सीमाएं हैं, नदियां हैं, घने जंगल हैं, बावजूद इसके दलालों का एक बड़ा नेटवर्क भी है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जिसे भेदना अब मुश्किल होता जा रहा है। कभी आपने सोचा है आखिर सेना और बीएसएफ की तैनाती के बावजूद घुसपैठिए भारत में कैसे दाखिल हो जाते हैं? ये जानना ज़रूरी है कि संसद में सरकार ने इन घुसपैठियों की संख्या को लेकर क्या कहा है और पकड़े जाने पर इनके साथ क्या क्या होता है। ये सब सवाल हैं जो एक आम भारतीय, एक आम आदमी के दिमाग में होते हैं, आपके भी दिमाग में होंगे। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी और देश की संस्कृति पर मंडराता एक बड़ा खतरा बताया। शाह का आरोप है कि सीएम ममता ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते बॉर्डर को खुला छोड़ दिया, जिससे बंगाल घुसपैठियों का गढ़ बनता चला गया। हम अगर यहाँ सरकार में आए तो बंगाल से घुसपैठ को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ये तो हो गई चुनावी बात, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। एक लाइन उन्होंने जो कही, इंसान तो छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और ये गृह मंत्री की लाइनें हैं। अब सवाल ये है कि घुसपैठिए आते कहाँ से हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कितने तरीके हैं इनके पास, क्या कोई आंकड़ा है अब तक कितने आए हैं, कितने पकड़े गए हैं और इन पर इनके लिए क्या सजा होती है? चलिए अब सवाल जवाब से ही समझते हैं पूरा खेल क्या है। 17 दिसंबर को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि घुसपैठ चोरी छिपे होती है, इसलिए घुसपैठियों की सही संख्या बताना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन 2014 से 2024 के बीच, यानी 10 साल में बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान की सीमाओं से लगभग 20,806 घुसपैठियों को पकड़ा गया, जबकि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 3,120 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। मगर 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने संसद में एक लिखित उत्तर में बताया था कि खुफिया इनपुट्स के आधार पर भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के होने का अनुमान है। अब देखिए दोनों ही नंबरों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। सबसे ज़्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, ये बड़े महानगर हैं भारत के, इनमें सबसे ज़्यादा तादाद, सबसे बड़ी तादाद में है। देखिए कई देश पहले भारत का ही हिस्सा थे, हमारे पड़ोसी देश, इसीलिए भारत की सीमाएं आसपास के कई देशों से मिलती भी हैं। लेकिन माना यह जाता है कि अवैध घुसपैठ के लिए मुख्य रूप से 2 सीमाओं का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत बांग्लादेश की सीमा से दाखिल होते हैं, जो 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, दुनिया की सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। ये बॉर्डर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से जाकर लगती है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कई ज़िले हैं जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया घुसपैठ के हॉट स्पॉट माने जाते हैं ये। इसके अलावा दूसरा प्रमुख रास्ता है भारत म्यांमार बॉर्डर का। इस एरिया से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से घुसपैठ होती है। पिछले कुछ सालों में रोहिंग्या मुसलमानों और म्यांमार में जो गृह युद्ध हुआ, उसके कारण शरणार्थियों की घुसपैठ सबसे ज़्यादा बढ़ी है
और ये सबसे ज़्यादा महफूज एरिया भी माना जाता है इनकी घुसपैठ के लिए। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा भी एक ऐसा रास्ता है जहाँ से अवैध घुसपैठ होती है। ये कहने के लिए बॉर्डर है, लेकिन पूरी तरह से ये ओपन एरिया है और घुसपैठियों के लिए बेहद आसान रास्ता। अक्सर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं क्योंकि वहाँ वीज़ा के नियम थोड़ा आसान है, और एक बार अगर भारत में प्रवेश कर गए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंचने का रास्ता इनके लिए बेहद आसान हो जाता है। अब जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती होती है तो फिर उनके होते हुए लोग कैसे सीमा पार कर जाते हैं, कैसे घुसपैठ हो जाती है। तो इसके पीछे जो रीज़न बताए गए हैं वो जियोग्राफिकल भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। भारत की हर सीमा पर कहीं घने जंगल देखने को मिलते हैं, कहीं दलदल देखने को मिलती है, तो कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं नदियां हैं, कहीं पानी है। ऐसी जगह हैं जहां तैनाती जवानों की मुश्किल हो जाती है। इंच इंच पर किसी जवान को खड़ा करना संभव भी नहीं है। इसे पोरस बॉर्डर कहा जाता है। अब दूसरी समस्या है यहाँ की पॉपुलेशन। यहाँ की बेहद घनी आबादी, कई जगहों पर सीमा के बिल्कुल करीब जाकर गांव बसे हुए हैं, यहाँ लोग रहते हैं। तो तस्करों के लिए, घुसपैठियों के लिए ये भीड़ बहुत फ़ायदा देती है। इसका लाभ उठाकर ये लोग निकल जाते हैं। यहाँ धुंध भी होती है, कोहरा होता है, कभी कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है रात के अंधेरे में। इसी का फ़ायदा उठाकर घुसपैठिए और घुसपैठ कराने वाले तस्कर अपना आराम से काम कर लेते हैं। कई बार तो ये तस्कर बीएसएफ के जवानों पर हमला तक कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए अब तक क्या किया? क्या जितना भी किया वो पर्याप्त है? तो घुसपैठ कैसे रुकेगी? तो आपको बता दें, बॉर्डर पर कोई ऐसी बड़ी वॉल नहीं बनाई गई है जिससे दोनों देशों की सीमाओं को अलग किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा कटीली बाड़ लगी है। सीमा पर तारे लगवा दी जाती हैं। रात के अंधेरे में निगरानी हो सके इसके लिए कहीं कहीं तेज़ रोशनी वाली लाइटें या टॉर्च लाइट जो जिसको बोलते हैं वो लगाई जाती है। जहाँ फिजिकली फेसिंग संभव नहीं है वहाँ तकनीकी समाधान अपनाए जाते हैं। टेक्निकली उसको सिक्योर किया जाता है, जैसे लेज़र बीम से अंडर वाटर सेंसर डाल दिया जाता है, थर्मल कैमरे लगाए जाते हैं, कहीं कहीं राडार के ज़रिए निगरानी रखी जाती है। तो बीएसएफ ने संवेदनशील इलाके, जो भी सेंसिटिव एरिया हैं, वहाँ अपनी गश्त बढ़ा दी। नदियों में बोट पेट्रोलिंग की जाती है जिसके ज़रिए घुसपैठियों पर नज़र रखी जा सके। इतना सारा इंतज़ाम किया हुआ है सरकार ने, लेकिन घुसपैठिए हैं कि मानते ही नहीं। कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता खोज लेते हैं और उनकी मदद करने वाले इधर के ही लोग होते हैं। म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म कर दिया गया। पूरी सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई राज्य में दाखिल हो चुका है तो उसकी पहचान कैसे हो कि ये घुसपैठिया है। देखिए, देश में दाखिल होना उतना मुश्किल नहीं है जितना घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना कठिन है। अगर कोई घुसपैठिया सीमा पार करके देश के भीतर आ भी जाता है तो उसे पहचानना और उसे देश से बाहर निकालना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। ये पूरा फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत किया जाता है। इस कानून के तहत पुलिस को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को रोकने और पूछताछ करने का अधिकार है। इस कानून की धारा 9 के तहत संदिग्ध व्यक्ति को साबित करना होता है कि वो भारत का नागरिक है। अगर पुलिस को जरा भी शक होता है तो मामला ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाता है, जहां अलग से उसकी पड़ताल की जाती है। इसके अलावा सबसे बढ़िया रास्ता है एनआरसी, जिसके लिए विपक्ष और घुसपैठियों के मददगार हमेशा विरोध करते रहते हैं। इन्हें बसाने वाले अक्सर विरोध करते हैं और मानवता की दुहाई देते हैं। तो एनआरसी से घुसपैठियों के मददगार सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला राज्य है वो है असम, जहां एनआरसी अपडेट हुआ है। पकड़े जाने पर सरकार अब बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती है। घुसपैठियों के रेटिना और उनके फिंगरप्रिंट का डेटाबेस बनाया जाता है ताकि वो दोबारा नाम बदलकर कहीं और ना आ जा सके। और हेमंता सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। असम में बीजेपी की सरकार है तो घुसपैठियों पर कार्रवाई आए दिन होती रहती है। लेकिन क्या घुसपैठ को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच बड़ा विवाद है? दरअसल घुसपैठिए बंगाल सरकार के वोट बैंक बन चुके हैं, ऐसा अभी अभी अमित शाह ने भी कहा, और मोदी सरकार इनका सख्त विरोध करती है। अब आपको बताएं कि बीएसएफ तो केंद्र सरकार की अधीन आता है, जबकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है। और बंगाल में कानून कैसे चलेगा केंद्र का, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में ममता सरकार, और यही विरोधाभास चलता है।
इसीलिए शाह का आरोप है कि बंगाल सरकार बीएसएफ को सहयोग नहीं करती, घुसपैठ रोकने के लिए मदद नहीं करती। दूसरी ओर ममता बनर्जी का आरोप यह है कि सीमा पर सुरक्षा करना बीएसएफ की जिम्मेदारी है, अगर घुसपैठ हो रही है तो इसमें यह केंद्र की विफलता मानी जाएगी। ममता ने बीएसएफ के जवानों पर कई बड़े आरोप भी लगाए। सीमा से सटे गांव में निर्दोष लोगों को बीएसएफ परेशान करती है, ऐसा कुछ कहा। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ाया। सीमा से पहले 15 किलोमीटर का दायरा इनके पास था, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर अंदर तक का कर दिया गया। इसका मतलब है कि बीएसएफ अब सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है, तलाशी ले सकती है, उनका सामान जब्त कर सकती है। ममता बनर्जी ने इसका काफ़ी विरोध किया था। केंद्र का तर्क है कि घुसपैठिए सीमा पार करके जल्दी अंदरूनी इलाकों में छिप जाते हैं, लगे हुए जो भी राज्य हैं वहाँ जल्दी से पहुँच जाते हैं, इसलिए बीएसएफ को कार्रवाई करने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता जितनी दायरे की उसे ज़रूरत होती है। तो घुसपैठियों में सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि देश की डेमोग्राफी बदल रही है। जनसंख्या बढ़ने से देश के संसाधनों पर इनका बेजा कब्जा होता चला जा रहा है। कई रिपोर्ट्स और जनगणना के आंकड़े इशारा करते हैं कि बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और असम के धुबरी, बरपेटा जैसे जिलों में धर्म के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। वहाँ जो मूल निवासी है वो माइनॉरिटी में आते जा रहे हैं और घुसपैठिए अब ज़्यादा संख्या में हो गए। तो घुसपैठिए वहाँ की ज़मीनें खरीद रहे हैं, लोकल लेवल पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। घुसपैठ सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि मवेशियों की भी हो रही है। इनका अवैध कारोबार चलता है, करोड़ों का खेला होता है। अक्सर जो सिंडिकेट या दलाल मवेशियों की तस्करी करते हैं वही इंसानों की भी घुसपैठ कराते हैं। तस्कर रात में नदियों पर या बाढ़ के ऊपर से मवेशियों को पार करा देते हैं। अवैध व्यापार से जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जो रिश्वतखोरी करते हैं उनको पैसे देने में लगाते हैं। घुसपैठ का पूरा नेटवर्क चलता है और भ्रष्टाचारियों के बल पर ही चलता है। मवेशी तस्करी को रोके बिना घुसपैठ पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। बार बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की जाती है, कट्टरपंथी से लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। दरअसल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक भारत का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से घिरा हुआ है। अगर इस क्षेत्र में अवैध घुसपैठ होती है तो सीधा सीधा डेमोग्राफी पर असर पड़ता है। विशेषकर चीन या पाकिस्तान इस कॉरिडोर को काटकर पूर्वोत्तर भारत को अलग थलग करना चाहते हैं। ये दुश्मन देशों की सबसे बड़ी साजिश है। ये एक कड़वी सच्चाई भी है। सीमावर्ती इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां की आबादी वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना सीमा के उस पार के लोगों से मिलता जुलता है। तो कई बार ऐसे स्थानीय लोग पैसे के लालच में सहानुभूति दिखाकर घुसपैठियों को पनाह दे देते हैं। आरोप ये लगता है कि स्थानीय नेता और ग्राम प्रधान वोट बैंक बनाने के लिए इनका राशन कार्ड भी बनवा देते हैं, आधार कार्ड बनवा देते हैं, हर तरह से उनकी मदद करते हैं। लेकिन देश का दुश्मन है ये उनके दिमाग में नहीं आता। एक बार जब उनके पास भारतीय दस्तावेज आ जाते हैं तो उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये लोकल सपोर्ट सिस्टम सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि उन्हें अपने ही देश के लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। घुसपैठियों के आने से हर क्षेत्र पर असर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पर, हमारी ज़मीनों पर, हमारी नौकरियों पर। चूँकि ये गरीब होते हैं तो कम मजदूरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे स्थानीय जो मजदूर हैं उनके रोज़गार का संकट भी बढ़ जाता है। टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा इनको मिलता है, जिसका असर भारत में रहने वाले नागरिकों के जीवन पर पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ता चला जा रहा है। अब देखिए, ये रोग इतना बड़ा हो चुका है कि इसका इलाज सरकार से लेकर देश के हर नागरिक चाहते हैं। अगर सरकार इनसे सख्ती से निपटे तभी कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि ये भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे सभी दर्शकों को एक बार नए वर्ष की ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।